नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण जगत में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण है कि मानव के पास दो चीज़ें बहुत मुख्य हैं। पहला है बुद्धि और दूसरा है भाषा। बुद्धि के द्वारा मनुष्य चिंतन, मनन, सोचता है, विचार करता है और भाषा के द्वारा वो अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपने विचार प्रकट करना और दूसरों के विचारों को जानना, यही भाषा है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा भाष्य धातु से हुई है। भाष्य माने होता है बोलना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। जब हम किसी को अपनी बोलकर बात समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। इसका उदाहरण है जैसे वाद विवाद, कविता पाठ करना, भाषण, नाटक या अध्यापिका बच्चों को जैसे चित्र में दिखा गया है बोल रही है, बोल के समझा रही है। तो ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं। जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सूचना पत्र, ये सभी हम इन सब पर हम लिखकर और दूसरों को हम समझाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण में दिख रहा है कि एक बच्चा अपना लिख के अपनी टीचर को अपनी बात विचार अपने प्रकट कर रहा है, लिखकर ही बता रहा है। तो हम अपने लिखकर जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। हम लिखित और मौखिक भाषा में 4 चीज़ें सीखते हैं। मौखिक भाषा में हम सीखते हैं कि कैसे हमें बोलना चाहिए और कैसे हमारी भाषा होनी चाहिए। और लिखित में हम सीखते हैं कैसे हमें पढ़ना तथा लिखना चाहिए। विश्व में अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है, चीनी में चाइनीज़ बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है। इस तरह से विश्व में कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बोली की। बोली जो है वो एक भाषा अनेक स्थानों पर बोली जाती है और उसके स्थानीय रूप विकसित हो जाता है। भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें कही जाती हैं, लोक कथाएँ कही जाती हैं और बोली का अपना कोई भी साहित्य नहीं होता है। हिंदी की कई बोलियां हैं। उदाहरण के लिए अवधी है, हरियाणवी है, ब्रज है, आदि आदि। जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वो बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो थे सूरदास, उन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हिंदी की कुछ बोलियां हैं और ये कहाँ बोली जाती हैं। अवधी में उत्तर प्रदेश बोली जाती है, हरियाणवी में हरियाणा बोली जाती है, कुमाऊनी गढ़वाली में उत्तरांचल में बोली जाती है, ब्रज उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है, बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इस प्रकार हम दोबारा से देख सकते हैं कि अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, कुमाऊनी और गढ़वाली उत्तरांचल में बोली जाती है, ब्रज बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है,
बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे लिपि। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, समय के अनुसार अपने विचारों को स्थायी रूप तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पहले हम किसका माध्यम लेते थे? चित्रों का माध्यम। पर चित्रलिपि का इससे ही हमारी चित्रलिपि हुई थी का जन्म हुआ था। फिर जब मुख से हम लोग बोलने लगे तो कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा, तो इन्हीं चिन्हों को हम लिपि के रूप में बोलते हैं। यही चिन्ह जो हैं वो लिपि कहलाती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ भाषा हैं और उनकी लिपियाँ क्या हैं। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन की रोमन है, उर्दू की फारसी है, तमिल की तमिल है, चीनी की चित्रलिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है, बांग्ला की बांग्ला है, अरबी की अरबी है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली की लिपि देवनागरी है। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है। उसके मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको व्याकरण नहीं आती है, व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है, तो ना तो हम भाषा ढंग से बोल पाएंगे, ना ही हम लिख पाएंगे। तो हमें भाषा की जानकारी लेने के लिए या मौखिक या लिखित रूप से लिखने या बोलने के लिए हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, व्याकरण के द्वारा ही हमको भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है कि हम कैसे भाषा को लिखेंगे, कहाँ हमें कौन सी मात्रा चढ़ानी है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ विराम, ये सब हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। अच्छा, व्याकरण के अब 3 मुख्य अंग होते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार को देखते हैं, उच्चारण को देखते हैं, उसके वर्गीकरण आदि के विषय में विचार करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचारों में हम वर्णों का जो मेल होता है उनसे वो शब्द बनते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रचना आदि के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। सार्थक शब्दों के सार्थक मेल से जो वाक्य बनते हैं वो हम वाक्य विचार के अंतर्गत आते हैं। इसमें वाक्यों के अंग, भेद, वाक्य का क्या विश्लेषण है, कहाँ हमें विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है, हम चिन्हों के बारे में भी वाक्य विचार में ही जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने बच्चों जो पढ़ा वो इसका सार ये है कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, जो एक ही क्षेत्र में बोली जाती है, इसका कोई साहित्य नहीं होता है। ये ब्रज भाषा, अवधी 2 हमारी मुख्य भाषाएं हैं जो बोली के रूप में बोली जाती हैं। अच्छा, ध्वनियों के निर्धारित चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। व्याकरण में हमने देखा व्याकरण के 3 मुख्य रूप होते हैं, अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण भी वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। अगर हमको व्याकरण की जानकारी नहीं होती है तो हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना नहीं जान पाएंगे। इसलिए हिंदी में व्याकरण की जानकारी हमें बहुत ज़रूरी होती है। धन्यवाद।